दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 22 अगस्त यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 26 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 117 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.99 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी क्यूआईबीज के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज के लिए पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। तो क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आने वाले हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी का बिजनेस ज़्यादा पुराना नहीं है और ये जो कंपनी है ये यामाहा के टू व्हीलर बाइक बेचने का काम करती है। यानी कि इस कंपनी के शोरूम हैं जहां से कंपनी यामाहा टू व्हीलर बाइक सेल करने का काम करती है। तो इस कंपनी के अंडर में 2 शोरूम देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के शोरूम के साथ ही यहाँ पर अटैच्ड वर्कशॉप भी देखने को मिलता है, यानी कि जो भी यहाँ से गाड़ियाँ परचेस करता है तो उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दी जाती है। यानी कि जो भी उससे रिलेटेड पार्ट वगैरह है तो उनको सेल करना है या सर्विसिंग वगैरह की भी सर्विसेज दी जाती है। तो बेसिकली कंपनी का शोरूम का बिजनेस है। कंपनी यामाहा की बाइक मंगाती है और उनको डिस्प्ले करती है और उसके बाद रिटेलर्स को सेल करती है। तो यामाहा के कई अलग अलग यहाँ पर वैरायटी और रेंज में इनके पास आपको टू व्हीलर्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी जो बाइक बेचती है तो उसे रिलेटेड जो पार्ट और एक्सेसरीज वगैरह हैं तो वो भी रखती है, यानी कि साथ में कंपनी वर्कशॉप की भी सर्विसेज ऑफर करती है। तो इस कंपनी के पास अभी 2 शोरूम हैं और दोनों ही आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे तीसरा शोरूम ओपन करेगी और वो भी आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर ही कंपनी ओपन करने का प्लान कर रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। इस तरह के इंडिया में बहुत सारी आपको कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 11 मंथ का फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि अब तक फाइनेंशियल 24 में देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका रेवेन्यू कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 16,000 है। फाइनेंशियल 22 में 28 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। फाइनेंशियल 23 में 41 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 152 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि फाइनेंशियल 24 के अगर कंप्लीट फाइनेंशियल आ जाए तो ऐसे में इसका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना भी हो जाए। यानी कि फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में शानदार जंप देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन साथ में कंपनी का जो डेट है यानी कि कंपनी के बोरोइंग्स भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 992 लाख का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है और कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत हेवी देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 4.56 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज आपको आधा होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी के ऊपर 9 करोड़ से ज़्यादा का यानी कि 10 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है और कंपनी इसमें से 4.5 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान कर देगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कंपनी के ऊपर कर्ज आपको हेवी ही देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे कंपनी देखें तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। इसके मार्केट कैप को देखें तो मात्र 31 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो ये 0.48 का है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आरओसी 31.22 का है, तो ये तो अच्छा है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 0.48 का है, तो ये भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो यहाँ पर इसका पी मल्टीपल 45.99 का है, यानी कि 46 के अराउंड इसका पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। यानी कि आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है।
तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। एक तो कंपनी का बिजनेस आपने देखा कि कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल भी काफ़ी हाई है, यानी कि आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी दिल्ली एनसीआर के अंदर अपना नया शोरूम ओपन करने वाली है, तो इसके ऊपर कंपनी 2.16 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकंड है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 4.56 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। थर्ड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसके ऊपर कंपनी 3.36 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो इसके ऊपर कंपनी 1.26 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,400 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.41% रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 22 अगस्त यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 26 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 अगस्त रहेगा। रिफंड डेट 28 अगस्त है। क्रेडिट डेट भी 28 अगस्त होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 29 अगस्त को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि आज मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 84,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 60% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और ये आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, यानी कि इसमें QIBs का भी पोर्शन नहीं है। तो इसमें कई सारे रिस्क पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रीमियम आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो बहुत बार लोग प्रीमियम देखकर अप्लाई करते हैं, तो इसके कारण हो सकता है कि आगे आपको इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिले, लेकिन इस आईपीओ में आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर डिमांड अच्छी रहती है और प्रीमियम भी स्टेबल रहता है तो फिर लास्ट डे में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल आईपीओ देखें तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है, आप चाहे तो इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।